हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर क्लासेस। आज हम 1 दिसंबर 2023 के लिए सम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप यू विल लाइक द सेशन। प्लीज स्टे विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस सेशन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सेकेंडरी एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक आर्टिकल है, या आर्टिकल नहीं, सेक्शन कहते हैं उसे। एक सेक्शन है, सेक्शन 63, और उस सेक्शन 63 के अंडर सेकेंडरी एविडेंस का कुछ डिस्कशन किया गया है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ एग्जामिनेशन या फिर अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। बट इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले, कि हाल ही में 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में। इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लाया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को लाया गया। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट होने के कारण ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैं समझता हूँ। इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करने वाला हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस टॉपिक। तो देखो, कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये तीनों एक्ट को अगर हम मिला दें तो उसे जुडिशियरी का 4 पिलर कहा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसे जुडिशरी का 4 पिलर कहा गया है। दैट्स वाई इसमें अगर कोई खास एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट से आता है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो व्हाट इज़ सेकेंडरी एविडेंस, तो ये हम देखने ही वाले हैं, बट उससे पहले हमें देखना चाहिए व्हाट इज़ प्राइमरी एविडेंस। कोई भी प्राइमरी जान लेंगे तो फिर सेकेंडरी समझ में आ जाएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में प्राइमरी का मतलब होता है कि नर्सरी से लेकर के क्लास 5 या क्लास 8 तक को प्राइमरी कहा जाता है, एंड देन 9-10 को आपको कहा जाता है सेकेंडरी। ठीक है, नर्सरी से 8 तक को प्राइमरी, एंड देन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, एंड 10th के बाद 11th 12th को हायर सेकेंडरी, एंड देन आफ्टर 12th एजुकेशन इज कॉल्ड ग्रेजुएशन। दिस वाज ओनली फॉर योर रेलिवेंस। तो प्राइमरी का मतलब हो जाता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 62 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, जिसमें कि ये कहा जाता है कि व्हेन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी लड़की के लिए कोर्ट में ये प्रूव करना ज़रूरी हो गया है, किसी लड़की को ये प्रूव करना है कि उसकी उम्र 18 से कम है, किसी भी लड़की को अगर ये साबित करना है कि उसकी उम्र 18 से कम है, तो फिर दो उसके पास ऑप्शन होता है। या तो वो अलग अलग डाटा लेकर आए, जैसे कि आधार कार्ड लेकर आए, या फिर मैट्रिक का मार्कशीट लेकर के आए, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का मार्कशीट लेकर आए, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ रहता है, या उस तरह का कोई भी इक्विवेलेंट पेपर लेकर आए, तो वहाँ से वो साबित कर सकती है कि उसका एज 18 से कम है। लेकिन एक और तरीका होता है कि सीधे वो अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही जज साहब को दे दे देखने के लिए, या फिर कोर्ट में सबमिट कर दे। तो अगर वो सीधे बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला सबमिट कर देती है, देन इट वुड बी कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस को हाईएस्ट क्लास ऑफ एविडेंस कहा जाता है। इसे सबमिट करने के लिए प्रायर ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ एडमिसिबल विदाउट प्रायर नोटिस एंड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर सेकेंडरी एविडेंस। और इसे प्रेफरेंस दिया जाता है, इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर सेकेंडरी एविडेंस। अगर इसके अगेंस्ट कोई सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, तो प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस किसे दिया जाएगा, तो प्राइमरी एविडेंस को दिया जाएगा। एंड नाउ वी कम टू द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, तो सब्सटीट्यूट होता है प्राइमरी एविडेंस का। कहीं अगर प्राइमरी एविडेंस लाना इम्पॉसिबल है, या फिर ऐसा सिचुएशन है कि लाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि कुछ जेरोक्स कॉपी को, कुछ फोटोग्राफ्स को, फोटोस्टेट कॉपी को, कार्बन कॉपी, टाइप्ड कॉपी, टेप रिकॉर्ड्स, काउंटर पार्ट्स, ओरल अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन कॉपी, इन सब चीज़ों को अलाउ किया जाता है। लेकिन कब, जब प्राइमरी एविडेंस इज अनअवेलेबल एंड द रीजन फॉर इट्स अब्सेंस इज एक्सप्लेन्ड एंड रीजन इज समवट वर्दी, रीजन
को विश्वास करने योग्य भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो जा कर के ऐसा अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में एडमिट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना एक्सप्लेनेशन दिया है इसको लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना पॉइंट्स ले डाउन किया है कि जो एग्जामिनेशन होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, उसमें ये कहा गया है कि इफ़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल it has to be produced and proved in the manner prescribed for primary evidence so long as the best evidence is within the possession or can be produced or can be reached, no inferior proof could be given। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है कि नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस तक जो पहुंच है वो हो सकती है किसी की, अगर किसी लड़की को 18 एज साबित करना है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है लेकिन उसे पता है कि मैंने कहीं रखा है, तो कोर्ट ये पूरी कोशिश करेगी कि जो प्राइमरी एविडेंस है उसको ढूंढा जाए, ना कि कोई सेकेंडरी एविडेंस, ना ही उसका कोई, मान लीजिए कि उसके पास फ़ोटो कॉपी है बर्थ सर्टिफिकेट का, तो वो तब दिया जाएगा जब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना, तो जाकर के वैसा होगा। ये एक एग्जांपल है बर्थ सर्टिफिकेट वाला। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सीधी सी बात आप जान लीजिए, कि पहले सेकेंडरी एविडेंस को कुछ वकील या फिर कुछ लोग प्राइमरी एविडेंस के बिल्कुल इक्वल में लेकर चलने लगे थे, सेकेंडरी एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस के बिल्कुल इक्वल में लेकर चलने लगे थे कि प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ठीक है सेकेंडरी एविडेंस लगा दो। लेकिन अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, प्राइमरी एविडेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। इन केस की प्राइमरी एविडेंस लाना इम्पॉसिबल हो गया है तो फिर सेकेंडरी एविडेंस के मेरिट को एग्जामिन किया जाए एंड देन इट कुड बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। सो दिस वाज द न्यूज़, आई होप यू हैव गॉट इट वेल। चलो दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है गोलन हाइट्स के ऊपर। तो हुआ ये है कि इंडिया हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द यूएन जनरल असेंबली दैट एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विदड्रॉइंग फ्रॉम गोलन हाइट्स। तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इंडिया से इजराइल को कभी कोई प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए, इंडिया से इजराइल को, बट ऐसा नहीं है। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री है वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए चलते हैं, अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इंडिया का भी अपना इंटरेस्ट है। तो हुआ ये था, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा हमें। तो इजराइल सीज द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया, ये सीरिया कंट्री है, ये पहले यहाँ तक था, ठीक है, ये यहाँ तक था। और होता क्या है कि 1967 में एक 6 डे वार होता है, 1967 में एक 6 डे वार होता है, और इस 6 डे वार में सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यानी कि अरब वर्ल्ड के लगभग कंट्री मिलकर, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, लगभग सारे कंट्री मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। एंड इजराइल विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड इट्स ओन कैपेबिलिटी डिफीटेड ऑल ऑफ देम, डिफीटेड देम ज्वाइंटली। तो सबको ज्वाइंटली हराया भी और बहुत बड़ा एरिया उसने कब्जा भी करके रख लिया। जैसे अच्छा खासा एरिया जो सीरिया का था, यहाँ ये गोलन हाइट्स है, उसको कब्जा करके किसने रख लिया, इजराइल ने कब्जा कर लिया 1967 में। एंड आफ्टर दैन 1973 में, ठीक है, 1973 में, 74 में, 76 में कई बार सीरिया ने कोशिश किया कि ये पार्ट जो लैंड का है वो वापस अपने में ले ले किसी भी हाल में, लेकिन सीरिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। हर बार लेकिन इजराइल ने उसे ऐसा करना नहीं दिया, हर बार सीरिया फेल हुआ। एंड देन इन 1981 इजराइल यूनिलैटरली, खुद से ही, बिना सीरिया के किसी तरह का कोई उसमें रजामंदी कह लो या फिर सीरिया का किसी भी तरह का कोई सपोर्ट के बिना ही उसने गोलन हाइट्स को इजराइल का एक टेरिटरी पार्ट घोषित कर दिया। 1981 की बात है ये। और ये जो गोलन हाइट्स है इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो हाइट्स नाम में ही इसका हाइट्स है, तो समझ जाओ कि ये थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा इसमें माउंटेन है, हिल्स है, हिली एरिया है। तो सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस, वो गोलन हाइट्स के ऊपर चढ़ने पर डायरेक्ट दिखता है, किसी बाइनोक्यूलर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हेन इट रेन्स हेयर इट्स वाटर गोज टू द जॉर्डन रिवर, जब यहाँ पर बारिश होती है तो वाटर इसका जॉर्डन रिवर में चले जाता है। एंड कहा जाता है कि इजराइल का 1/3 वाटर,
ठीक है। इजराइल का 1/3 वाटर इसी नदी के द्वारा सप्लाई होता है, इसी रिवर के द्वारा सप्लाई होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द लैंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल विच इज़ गुड फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग में तो इजराइल का भी कोई टक्कर का शायद ही कोई कंट्री होगा कि इतना कम लैंड में भी इतना ज़्यादा वो उगा लेते हैं। तो यहाँ उसे फर्टाइल लैंड मिला हुआ है। जब ये मरुस्थल में इतना अच्छा उगा लेते हैं तो फर्टाइल लैंड को वो क्यों जाने देंगे अपने हाथ से। तो इजराइल ने इसे कभी भी जाने नहीं दिया। इस लैंड की थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया गया है। इट इज़ ए रॉकी प्लेट्यू इन साउथ वेस्टर्न सीरिया अबाउट 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल दमास्कस, बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर एंड द सी ऑफ गैलीली on the west, Mount Hermon on the north, and seasonal Wadi al-Rukkad river on the east, and the Yarmouk river on the south। तो समझ में आ रही है कितना इम्पॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है। इतना सारा रिवर, 1/3 वाटर सप्लाई इजराइल का पूरा हो रहा है, तो क्यों वो जाने दे ऐसा एरिया। तो ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें देखो एक रेजोल्यूशन UN जनरल असेंबली में UNGA में आया था, जिसमें कि इजराइल के अगेंस्ट ही कह लो इसे, क्योंकि इसमें डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है इजराइल के ऊपर कि आपने गोलन हाइट्स अभी तक खाली नहीं किया, सीरिया को वापस नहीं किया है, ये गलत बात है। तो इस पर इंडिया ने साइन किया कि हाँ सही बात है, गलत बात है। तो समझने वाली बात है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। क्या इजराइल हमारा पार्टनर कंट्री है? नो, ना इजराइल हमारा पार्टनर है, ना सीरिया हमारा पार्टनर है। बार बार मैं सीरिया की जगह इजराइल बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। क्या सीरिया हमारा पार्टनर कंट्री है? नो। क्या इजराइल हमारा पार्टनर है? नो। इजराइल हमारा ट्रेड पार्टनर है, और जहाँ बोथ ऑफ द कंट्री हैव देयर इंटरेस्ट, जहाँ दोनों का इंटरेस्ट होता है उस जगह पर वहाँ पर पार्टनरशिप भी है। लेकिन यहाँ पर सीरिया वाली बात में इंडिया इजराइल के साथ साइन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से सीरिया से इजराइल ने अपना ये भूमि कब्जा करके रखा है, सीरिया का भूमि पर इजराइल ने जिस तरह से कब्जा किया है, सेम टू सेम इंडिया के भी कश्मीर के POK रीजन को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया है, तो ये जो मैप है हमारा यहाँ तक रहना चाहिए, ये टोटल मैप हमारा है। चाइना जो कब्जा कर लिया है वो भी हमारा है। हम अगर ये टोटल पे दावा करते हैं और अपना मैप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन कहीं आता है तो उसमें भी हमें अपने ही जैसे सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि जो हाल हमारा है वही हाल सीरिया का है, ठीक है ना। जैसे चाइना हमारा अक्साई चीन को छीन लिया हमसे, फिर भी हम मैप तो बना रहे हैं और पूरी तरह से छोड़े तो नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज न कल हम इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, कभी ना कभी हम रशिया के इतना पावरफुल होंगे, और यूक्रेन को जिस तरह से रशिया जितना भी क्रीमिया पर एनेक्स किया या कुछ किया है, तो फ्यूचर में कभी वैसा सिचुएशन आया तो हम ज़रूर अक्साई चीन को अपने में मिलाएंगे, हम ज़रूर POK को अपने अंडर करेंगे। अगर वहाँ पर लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगा तो फिर हम नहीं जाने देंगे उसे बाहर, हम उसे अपने टेरिटोरी के अंदर मिलाएंगे। ऐसी आशा के साथ हम जीते हैं। तो हम कैसे कह देंगे कि सीरिया का जो भी पार्ट इजराइल ने युद्ध में जीता वो इजराइल का हो गया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। आई होप द होल कंसेप्ट आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूँ। ओंकार वट टेम्पल की बात करते हैं, लोकेटेड इन कंबोडिया। डिफीटेड पोम्पेई इन इटली टू बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर हैं दुनिया में, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, क्या नाम है मैं उसमें अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा। 8th वंडर जो है वो दिया जाता है वर्चुअली, उसका प्राइज़ तो नहीं दिया जाता, बस वो 8th वंडर के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो 8th वंडर के रूप में ओंकार वट टेम्पल को चुना गया है। और इसके कॉन्टेस्टेंट में कौन था? तो पोम्पेई इन इटली इसे हरा कर, दैट मीन्स इसमें और ओंकार वट में एक कॉम्पिटिशन था, तो ओंकार वट यहाँ पर ओंकार वट को सिलेक्ट किया गया है एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये ओंकार टेम्पल क्या है? तो ये ओंकार टेम्पल देखो, बेसिकली तो ये विष्णु टेम्पल था। ये कंबोडिया में है, ठीक है, लाओस कंबोडिया, जो साउथ ईस्टर्न नेशन से, आसियान नेशन है ये कंबोडिया, तो वहाँ पर ये मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस साइट के रूप में इसे जाना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु बिफोर बिकमिंग ए बुद्धिस्ट टेम्पल बाय द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में बुद्धिस्ट
टेम्पल के रूप में इसे डेवलप कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर विष्णु से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सारे प्रूफ। मैं नहीं गया हूँ, जितना मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इन 1992 द टेम्पल कम्प्लेक्स वाज नेम्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड बिल्ट बाय खमेर किंग सूर्यवर्मन II इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में सूर्यवर्मन II ने ये बनाया था, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। लेकिन 12th सेंचुरी में बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया ये। ठीक है ना, ये तो चलता रहता है। इंडिया में भी कई बुद्धिस्ट टेम्पल को हिंदू टेम्पल बना दिया गया था बाद में, या फिर उस पर उस तरह का दावा चल रहा है अभी भी। तो वो एक अलग केस है। ओंकार वट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ सिएम रिप इन कंबोडिया। द सिटी ऑफ ओंकार, होम टू ओंकार वट, was the capital of Khmer Empire and thrived between the 9th and 15th century. Onkar itself stretches over 400 km square and is now home to the magnificent remains and a variety of temples including Onkar Wat, Onkar Thom, Bayam Temple and Ta From. तो ये था ओंकार वट से रिलेटेड न्यूज एंड उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सजग, ये सजग इस वेसल का नाम है। ठीक है। और ये हाल ही में पोर्ट सुल्तान कब्बूस मस्कट ओमान पहुंचा है फॉर ए 3-day विजिट एज पार्ट ऑफ द ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ ICG शिप्स टू वेस्ट एशिया एंड इंडियन। और इंडिया ओमान रिलेशंस को देख लो, मैप में तो ओमान यहाँ दिख रहा है, मस्कट यहाँ दिख रहा है, तो अब कुछ खास रहा नहीं इसमें। यहाँ से हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एन इंडियन कंसुलेट वाज ओपनड इन मस्कट इन February 1955। फुल फ्लेज्ड एम्बेसी हमारा ओमान से शुरू होता है 1971 में, और इंडिया में 1976 और 1972 में ओमान अपना एम्बेसी इस्टेब्लिश करता है एंड 1976 में एक कॉन्सुलेट जनरल भी मुंबई में ओमान का बैठना शुरू होता है। तो ये पूरा एक छोटा सा न्यूज़ था। सिंधु दुर्ग फोर्ट, सिंधु दुर्ग फोर्ट, देखो ये फोर्ट को देखो, लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये एक रास्ता इधर से है मेनलैंड से जुड़ा हुआ, और ये मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था 1664 से 1667 के टाइम में ये बना है। द फोर्ट्रेस लाइज इन द कुर्ते आइलैंड। ठीक है, कुर्टे आइलैंड, आई एम सॉरी इफ़ आई कांट प्रोनाउंस इट वेल, बट ये कुर्ते आइलैंड है, वेरी नियर द कोस्ट ऑफ मालवान टाउन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। The fort was built by Chhatrapati Shivaji Maharaj of the Maratha Empire. It is spread over 48 acres. 48 एकड़ में फैला हुआ ये क्षेत्र है पूरा, with fortified walls that are 29 feet high and 12 feet thick and stretch for 2 miles. तो ये 2 मील लंबी पूरी की पूरी ये दीवार है, चारों तरफ से घिरा हुआ। और कितनी ऊंची है तो 29 फीट हाई है। 29 फीट का मतलब हो जाता है लगभग 3 मंजिले इतना ऊंचा है, और 12 फीट मोटा है। यानी कि हमारा जो 12 बाय 12 का कमरा होता है उस कमरे के जितना ये दीवार मोटा है, और इस तरह से ये बना हुआ है। और ये फोर्ट का जो मराठा एम्पायर है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इस पूरे के पूरे फोर्ट के अंदर जो वाटर रिजर्वायर हैं, 2 या 3 वैसे वाटर रिजर्वायर हैं जो कभी भी नहीं सूखता है। इवन इन समर इट इज़ फुल ऑफ वाटर। तो बहुत ही अपने आप में एक अलग ही बात है। जबकि यहाँ चारों तरफ सी है, तो वाटर सप्लाई जो स्वीट वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर अच्छे से आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, ऑन नेवी डे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ABHWCs को आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम देगा। यानी कि नाम परिवर्तन किया जा रहा है यहाँ पर। टू डेट
61 lakh ABHWCs have been made functional across the country, which is higher than the initial target. अब तक में 61 लाख ऐसे वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं अब तक में, जो कि इनिशियल टारगेट के से बहुत ज़्यादा है. The ABHWCs provide maternal and child health care services, including primary level care for emergencies and trauma, including free drugs and diagnostic services, among other things. The new tagline of ABHCWs is आरोग्यम परम धनम. ये नया टैगलाइन डाला गया है ABHWCs के लिए. ये एक नया टैगलाइन है, आरोग्य परमम धनम. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन 2018 दैट, ये 2018 में एक योजना लेकर भारत सरकार आई थी कि 1.5 लाख HWCs would be created in the country by transforming existing sub-health centers and primary health centers to deliver comprehensive primary health care, and declared this as one of the two components of Ayushman Bharat. It was decided the center would provide 60% of the funding and in turn states would follow its design manual. कुछ स्टेट ने ऐसा नहीं किया था इसके अकॉर्डिंग, आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग, लेकिन ये आयुष्मान भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक था कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ABHWCs. ठीक है, तो ऐसा टारगेट लिया गया था कि 2018 का ये टारगेट है, उस अभी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं. 2018 में ऐसा टारगेट लिया गया था कि 1.5 लाख HWCs क्रिएट किया जाएगा पूरे कंट्री में, लेकिन अब तक में 61 लाख ABHWCs बन चुके हैं. और दो मेजर इनिशिएटिव इन द हेल्थ सेक्टर आयुष्मान भारत प्रोग्राम में था. क्यूरेटिव केयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY, जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इलाज मिलता था, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता था सरकार की तरफ से. और प्राइमरी केयर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर मैनुअल. तो ये सारी बातें थी. अब आइए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक न्यूज़ है, एक्सोलोटल. तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है नहीं पता, हम इंडियन तो इसे एक्सोलोटल भी कह सकते हैं, एक्सोलोटल. रिसेंटली इकोलॉजिस्ट फ्रॉम मेक्सिकोज नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी relaunched a fundraising campaign to bolster conservation efforts for axolotls. Okay. About axolot, an aquatic salamander renowned for its ability to regenerate its spinal cord, heart and limbs. तो ये एक एक्वेटिक सैलेमेंडर है, और देखो ये सिर्फ और सिर्फ लेक शॉचिमिल्को मैक्सिको सिटी में ही ये पाया जाता है. तो थोड़ा नाम मैक्सिकन प्रोनाउंसिएशन के कारण थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है. तो एक्सोटल है, ये जीव है, पूरा बहुत ही क्यूट सा लग रहा है. ये एक सैलेमेंडर है, ठीक है, और ये मैक्सिको सिटी के लेक शोचिमिल्को में ही पाया जाता है. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ ये पाया जाता है. और इसके पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि इट कैन रीजेनरेट इट्स स्पाइनल कोड, हार्ट एंड लिम्स. कंजर्वेशन स्टेटस है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो सच में इसे बचाने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है. लोगों से अपील की जा रही है कि आप पैसे दें और उस पैसे से इसका बचाव किया जाएगा. ठीक है. द कैंपेन कॉल्ड अडॉप्ट एक्सोल्टल आस्क पीपल फॉर एज लिटिल एज 600 pesos, about $35, to virtually adopt one of the water monsters. They feast on a menu of mollusks, worms, insects, larvae, crustaceans and some fish. इतने चीज़ों को ये खाता है, ये लिटिल मॉन्स्टर. थ्रेट्स क्या है इसे? हैबिटेट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, फिशिंग, नॉनेटिव प्रीडेटर्स एंड पेट ट्रेड. पेट ट्रेड के भी रूप में इसे यूज किया जाता है, यानी कि इसे लोग वहाँ पेट भी रखते हैं. वाह, सच में है भी बहुत क्यूट सा. लेकिन इसको पेट नहीं रख सकते हैं ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, तो पेट तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं. अदरवाइज
लोग इसको ट्रेड करने के लिए इसको पकड़ेंगे और पकड़ने में कई सारे ये मारे भी जाएंगे। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विद ए टोटल आउटले ऑफ ₹24,104 करोड़। पीएम जनमन, देखो एक्रोनिम बनाने में तो अभी की सरकार का कोई जवाब नहीं है। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन, पीएम जनमन, comprising central sector and centrally sponsored schemes to focus on 11 critical interventions through 9 ministries including the Ministry of Tribal Affairs। तो पहले सिर्फ ट्राइबल अफेयर्स ही जनजाति मामले को देखा करता था, लेकिन ये पीएम जनमन एक ऐसा स्कीम लाया गया है जिसके द्वारा सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के द्वारा 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस किया जाएगा। 9 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होगा। The scheme aims to provide crucial interventions such as permanent housing, road connectivity, piped water supply, mobile medical units, hostel construction, आंगनवाड़ी facilities, skill development centers, ऐसे ऐसे ढेर सारी चीज़ों के जैसे 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन किया जाएगा 9 मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो इसमें 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगे, उसमें से कुछ यहाँ आपको दिया गया है। Other than the 11 critical interventions, the following interventions of other ministries will be a part of mission. Ministry of Ayush will set up Ayush Wellness Center as per existing norms। देखो ट्राइबल एरियाज में आज भी बहुत कुछ नहीं पहुंचा है, तो उसे एक एक्सेलरेटेड मोड में स्कीम के द्वारा जनमन लाकर कुछ और लाकर उसे करना होगा, वहाँ तक पहुँचाना होगा चीज़ों को। आयुष फैसिलिटीज़ विल बी एक्सटेंडेड टू PVTG हैबिटेशंस थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will facilitate skill and vocational training in PVTG habitations, multi-purpose centers and hostels as per the suitable skills of these communities। तो ये सारी इनिशिएटिव्स इस पीएम जनमन के तहत जो यूनियन कैबिनेट है वो अपना शुरू कर रहा है, किया है। इसके बाद जो हमारा साइंस एंड टेक से एक टॉपिक है एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का गर्व, जिस पे पूरा भारतीय प्राइड करता है, जो कभी भारतीयों को निराश होने नहीं देता है, हमेशा खुशी की लहरें चलाए रखता है, अनाउंस दैट इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट। ठीक है, एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलारीमेट्री मिशन टू स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्सेस इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो इसका काम क्या है एक्सपोसैट का? टू स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्सेस। जो भी अंतरिक्ष के एक्स-रे सोर्सेस हैं उसमें क्या क्या डायनामिक्स है, क्या क्या कहाँ से चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ से एक्स-रे आ रहा है एक्सट्रीम कंडीशंस पे, तो उसका स्टडी करना है और उसके स्टडी से उसके सोर्स के बारे में पता लगाना है और उसके सोर्स के पता लगने से स्पेस के बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलेंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स लोगों को पता चलेंगे। तो ये एक्सपो सेट अब इसरो इसे लॉन्च करने के लिए पूरा तैयार है। इट इज़ एमिंग टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्स-रे सोर्सेस। इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो सेटेलाइट है इसे लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ये अर्थ से मात्र 650 किलोमीटर के हाइट पर होगा। ठीक है, 650 किलोमीटर के हाइट पर होगा और अर्थ के चक्कर लगाएगा। इसमें सन के साथ किसी भी तरह का सिंक्रोनस नहीं रखा गया है इसे। लो इंक्लिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्रीज। द मिशन लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 5 years। द स्पेस क्राफ्ट विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड्स इन ए लो अर्थ ऑर्बिट, पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट। तो पॉलिक्स क्या है? पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे। इट विल मेजर द पोलारीमेट्री पैरामीटर्स, डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन इन ए मीडियम एक्स-रे एनर्जी रेंज ऑफ 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फोटोन्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन। एक्सपेक्ट क्या करेगा? एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड।
it will give spectroscopic information in the energy range of 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे तो कुछ भी ये समझ में नहीं आया, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो शायद आपको समझ में आए। हालांकि मैंने फिजिक्स से बीएससी और एमएससी किया है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ वैसा, चूँकि बहुत दिनों से शायद प्रैक्टिस से छूटा हुआ है तो ये शायद छूट गया मुझसे, तो मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। ओके, आई थिंक आप ये समझेंगे। इसके बाद जो लास्ट है हमारा टॉपिक आज, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेडिकेटेड टू द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो कुल मिला के बात यही है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जितना तेज़ी से हो सके उतने तेज़ी से चलें, जहाँ पर कि कोई भी ऐसा केस है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई केस है जहाँ पर कि जस्टिस अभी तक डिले हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो 3 साल से ज़्यादा डिले हो गया है तो वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाए। इसके लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होगी, देखो हर चीज़ में फ़ंड की ज़रूरत होती है, कोर्ट लगाए जाएंगे तो उसके लिए खर्च तो आता ही है, बहुत सारे पेपर वर्क होता है तो खर्च आता है। तो यहाँ कहा गया है कि इट ऑगमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इस्टेब्लिशिंग FTSCs। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना रिसोर्स खर्च करके FTSC बिठाए अक्रॉस द कंट्री, इंश्योरिंग द स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू रेप एंड द पोक्सो एक्ट। तो रेप और पोक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई भी मामला अगर 3 साल से ज़्यादा लंबित है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे पर FTSC जितना जल्दी हो सके बिठाए और मामले को जल्दी से सुलझाए, जो भी इसमें विक्टिम है उसे न्याय मिले जल्द से जल्द। द स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्कीम, ऑपरेशनलाइजिंग 761 FTSCs इंक्लूडिंग 414 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसमें? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। It was formulated as a centrally sponsored scheme to establish FTSCs for the timely disposal of cases related to rape and the protection of children from sexual offences act, POCSO Act in अगस्त 2019 में ये लाया गया था। अभी ये कहा गया है कि इससे करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को खर्च करके जितना जल्दी हो सके स्विफ्ट डिस्पोजल करे। इनिशियली commenced in October 2019 for 1 year. The scheme was extended for an additional 2 years until March 31, 2023. Now it has been further extended until March 31, 2026 with a financial outlay of 1952.23 crore. Fund the state share, the central share is funded from the Nirbhaya Fund. तो याद रखना इसमें 1952.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्भया फंड से आए हैं, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को अपने रिसोर्स को खर्च करके FTSCs जल्द से जल्द बना करके विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। दैट वाज द न्यूज़, ऑल द आर्टिकल्स फॉर टुडे। आई थिंक मैंने आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाया है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।